देखिए, ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट में दो टॉपिक हैं। एक ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था और दूसरी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था। तो आज हम ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। ठीक, ये है ग्रामीण सामाजिक संरचना। ठीक, इसको आप लोग इसको पूरे स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा कॉपी पर। ठीक, और एक के बारे में हम बताते जाएंगे। इसको हम पहले नहीं लिख दिए हैं। इसमें ग्रामीण सामाजिक संरचना में है क्या, देखिए यहाँ की जाति व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था है, सत्ता विभाजन का स्वरूप है, मतलब एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था में क्या है, जाति की संकल्पना, जो कॉन्सेप्ट है जाति का, ग्राम में जाति कैसे व्यवस्थित की गई है। इसके बाद जाति एवं वर्ग में क्या अंतर है, जजमानी प्रथा क्या होती है, और सामाजिक गतिशीलता, मतलब समाज में या जो जाति व्यवस्था में गतिशीलता है कि नहीं, एक जाति से दूसरे जाति में व्यक्ति प्रवेश कर सकता है कि नहीं प्रवेश कर सकता, ये सब के बारे में बताया गया है सामाजिक गतिशीलता में। ठीक, इसके बाद अगला है, इसमें अंतिम जो परिवार व्यवस्था और सत्ता के विभाजन के बारे में लास्ट में बताया जाएगा। तो पहला है ग्रामीण सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था सामान्य तौर पे हम लोग जानते ही हैं जाति व्यवस्था क्या है, मतलब ये वंशानुगत व्यवस्था होती है, परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। आप जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति में हमेशा रहते हैं। यह व्यवस्था बनाई गई, ठीक, पुराने ग्रंथों द्वारा, और इन सब में व्यवस्था धीरे धीरे भारत में डेवलप हुई। तो जाति की संकल्पना क्या है, तो ये पहली लाइन इसमें लिखी गई है, यह ऐसे लोगों का गठबंधन है जो नातेदारी और विवाह जैसी रस्मों से भी एक दूसरे से बच जाते हैं और किसी निश्चित व्यवसायों में इनका प्रभुत्व होता है। शब्द जो प्रयोग किया गया है ध्यान दीजिए, प्रभुत्व, मतलब किसी एक व्यवसाय पे कुछ एकाधिकार जैसा उनका होता है। यह व्यवसाय वो जल्दी दूसरे को करने की अनुमति नहीं देते हैं। ये जाति व्यवस्था का होता है, और कई बार इन जातियों का जो नाम है इसी व्यवसाय पर आधारित होता है, जैसे बढ़ई, इसके बाद तेली जो तेल बेचते हैं, या जो अन्य व्यवसायों में संलग्न है, देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है, ढोलची जो ढोलक से संबंधित काम करते हैं, जो रंग से संबंधित काम करते हैं उनको रंगरेज कहते हैं। ठीक, ये जाति की संकल्पना है हमारी। जाति की संकल्पना में क्या है, इसमें वर्गवार बंटवारा है, मतलब कि इनको जाति को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये उच्च वर्ग की कैटेगरी है, निम्न वर्ग की कैटेगरी, ऐसे जातिगत सोपान में बटा हुआ है हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था। ठीक, ये जाति की सामान्य संकल्पना है। इसके बाद इसमें यह माना जाता है कि यदि आप किसी विशिष्ट जाति में जन्म लेते हैं तो आप उस विशिष्ट जाति के जातिगत कर्तव्यों का आपके ऊपर दायित्व होता है। ये जातिगत कर्तव्य है क्या, जब आप विशिष्ट जाति में पैदा होते हैं तो आपके उस जाति से संबंधित जातिगत कर्तव्य होते हैं। जैसे माना जाता है कि अगर कुम्हार जाति में जन्म लिया है तो घड़ा बनाना या क्या कहते हैं मिट्टी से संबंधित काम करना उसका जातिगत कर्तव्य है, और पूरे उस समाज को उस क्या कहते हैं काम का, जैसे घड़ा बनाकर पूरे समाज को देना, मतलब उससे अदला बदली चाहे पैसे के जरिए देना, उसका कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक, उस समय के हिसाब से वो मौलिक कर्तव्य उसको समझिए। अगर वो व्यक्ति अपने जाति के अनुसार दिए गए कार्यों को पूरा करता है, इसका मतलब वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। यदि वह अपने जाति से संबंधित दिए गए कार्यों को मना करता है, इसका मतलब वो धर्म का उल्लंघन कर रहा है, धर्म को अपमानित कर रहा है। ठीक, ये हमारी जातिगत अवधारणा में दिया जाता है। ठीक, देखिए दूसरी वाली लाइन है, अपनी जाति जन्म पर आधारित कि संस्कृति और उसके कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीना ही धर्म है। ये धर्म को परिभाषित किया गया है उस समय के हिसाब से। ठीक, हिंदू धर्म का संरचनात्मक आधार जाति व्यवस्था है, ये M.N. श्रीनिवास ने कहा था। संरचनात्मक आधार जाति व्यवस्था का मतलब हमारे जो धर्म में बंटवारा किया गया है, लोगों के बीच समाज में बंटवारा किया गया है, सोपान बांटे गए हैं ऊपर से उच्च से निम्न वर्ग तक, इसका मुख्य संरचनात्मक आधार जाति ही है। ठीक, ये संकल्पना हो गई। दूसरा क्या है, ग्रामों में जाति, ग्रामीण एरिया में जाति। ग्रामीण एरिया में जाति क्या होती है, देखिए ग्राम में प्रत्येक जाति के सदस्य सामान्यतः एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग गांवों में कुछ विशिष्ट, जैसे एक गांव है, इस क्षेत्र में उस गांव के इस एरिया में किसी विशिष्ट जाति के लोग रहते हैं, जैसे इस एरिया में यादव लोग, इस एरिया में राजभर लोग, इस एरिया में कुर्मी लोग, अलग अलग विशिष्ट जाति के लोग रहते हैं, इस एरिया में ब्राह्मण वर्ग। तो वो अपना अपना एरिया बांट जैसे लेते हैं। तो यही लिखा गया है, ग्रामों में प्रत्येक जाति के सदस्य सामान्यतः एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं। गांव में इनकी अपनी एक बस्ती होती है, इनका विशिष्ट नाम भी दिया जाता है। ऐसे जहाँ पर धोबी रहते हैं वहाँ पर उसको धोबी बाड़ा, जहाँ पर
जाट जाट रहते हैं उनको बूढ़ा कहते हैं, जाटों का बूढ़ा। ठीक, ऐसे ऐसे उस विशिष्ट बस्ती को नाम दे दिया जाता है। ठीक, यहाँ पर अगर यहाँ की सामान्य भाषा में करें तो क्या का नाम दिया जाता है? जैसे कि अगर किसी विशिष्ट वर्ग से संबंधित क्षेत्र है, जैसे यादवों से संबंधित क्षेत्र है तो उसको प्राय अहिरान कह दिया जाएगा। इसके बाद जिस क्षेत्र में कुर्मी रहते हैं कुर्मियान कह दिया जाएगा। ऐसे ऐसे जिस क्षेत्र में पाटीदार रहते हैं उसको पाटदारी क्षेत्र कह दिया जाएगा। ऐसे ऐसे गांव में बांट दिया गया है। ठीक, एक गांव में जात हो गई, इनकी कुछ विशेषताएं होती है। जैसे प्रत्येक जाति की अपनी एक पंचायत होती है, इनकी विशेष रस्म विशेष पहनावा होता है। मतलब इस जाति से संबंधित विशेष कुछ मान्यताएं होती है कि हमारी के जाति मतलब उस जाति के लोग उस अपनी मान्यताओं पे गर्व करते हैं। इनके कई बार इस जाति के लोगों के विशेष भगवान भी हो सकते हैं, विशेष देवी देवता हो सकते हैं जो जात से संबंधित होते हैं। ठीक, इनके स्थानीय देवता होते हैं, इनकी कथा कहानियां होती हैं जिसमें इनके नायक जो होते हैं इन्हीं की जात से संबंधित होते हैं। इनका पहनावा, इनकी लगभग विचारधारा समान रहती है। प्रत्येक जाति की अपनी एक पंचायत होती है। पंचायत करती क्या है? प्रायः यह कहा जाता है कि अपनी जाति के किसी एक व्यक्ति में जो एक जाति के व्यक्ति में जो जन्म लेता है उस व्यक्ति से कि उस जाति से सम्मान भी जुड़ा होता है। अगर वह व्यक्ति कुछ अपमानित काम करता है तो हमारे पुराने संस्कारों में मतलब पुराने परंपराओं में माना गया कि पूरी जाति का अपमान कर रहा है, मतलब पूरी जाति को नीचे गिरा रहा है। इसलिए वो पंचायत बैठती थी और उस व्यक्ति को दंडित करती थी जो पूरे जाति को अपमानित करने का काम करता था। ये उस समय की व्यवस्था थी। ठीक, अगला देखिए, गांव की किसी एक जाति के सदस्यों को दूसरे गांव में बसी जातियों के सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। हाँ, ये ध्यान से समझिए कि जैसे कि किसी एक विशेष जाति से संबंधित जब एक काम दिया गया है, जैसे कि बढ़ई का काम केवल उससे संबंधित लकड़ी से संबंधित काम करना है या कुम्हार का काम केवल मिट्टी से संबंधित काम करना है, तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि वो मिट्टी से संबंधित काम जो कर रहा है उसी से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेगा। वो मिट्टी से संबंधित काम बेचेगा, धान गेहूं खरीदेगा या अन्य अनाज खरीदेगा खाने के लिए, अन्य वस्तुएं जैसे लकड़ी के सामान चाहिए होगी कुम्हार को तो लकड़ी के सामान खरीदेगा। तो खरीदने की व्यवस्था उस समय मुख्यतः वस्तु विनिमय था, अपनी वस्तु देना और दूसरे की वस्तु लेना। इसमें आगे एक और व्यवस्था बताएंगे जिसको जजमानी प्रथा कहते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। इसमें प्रायः बाजार या छोटे बाजारों का, जैसे कि जिसको हाट कहा जाता है, ग्रामीण हाट, छोटे बाजार लगते थे। 8-10 ग्राम मिला के एक छोटा बाजार लगता था जिसमें विभिन्न जातियों के लोग अपना सामान बेचने, अपने उत्पाद बेचने आते थे। उनको भाषा में, यहाँ की भाषा में हाट कहते हैं, ग्रामीण हाट। जैसे कहीं मेला लगता है तो मेले में आप देखेंगे जैसे कि किसी धार्मिक स्थान के आसपास का जो मेला लगता है वहाँ पर विभिन्न वर्ग के लोग आएंगे, अपना अपना कोई कुम्हार संबंधित काम बेचेगा, मिट्टी से संबंधित घड़ा बेचेगा और वैसे ही जो बढ़ई होगा लकड़ी के सामान बेचेगा। ठीक, तेली होगा अपना तेल बेचने वहाँ आएगा। तो विभिन्न जाति के लोग अपने अपने काम को वहाँ दिखाने या वहाँ बेचने आते हैं। इससे अन्य आवश्यकताओं की, सबकी विशेष जाति की आवश्यकताओं की, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ठीक, और हमारे एक राजस्थान में कहावत है कि एक गांव में 36 जातियां रहती हैं। ये दरअसल कहावत इसलिए नहीं है कि वहां पर 36 जातियां रहती हैं, प्रत्येक गांव में 36 जातियां तो रहती नहीं हैं। और ये एक रिसर्च में, झारखंड के एक रिसर्च में पाया गया, एक जिले के सिंहभूमि जिले के रिसर्च में, कि वहां पर प्रत्येक गांव में लगभग औसत जातियों की संख्या 6 थी। तो इसका मतलब कहावत में अगर 36 जातियां कही गई कि एक गांव में 36 जातियां होती हैं तो ऐसा संभव है कि किसी एक गांव में 36 जातियां हैं। लेकिन इसे इसलिए कहा जाता है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर भी, और दूसरी चीज़ की यह इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, जाति के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, जाति की महत्ता को दिखाने के लिए कहा जाता है कि हम मतलब गांव में 36 जातियां पाई जाती हैं। देखिए, गांव की किसी एक जाति के सदस्यों को दूसरे गांव में बसी जातियों की सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण हाट की विशेष भूमिका होती है। अभी जो बताया 8-10 गांव मिलाकर एक छोटा सा मार्केट लगता है, उसका मार्केट में सभी जातियों के लोग अपना अपना सामान बेचने आते हैं। एक व्यक्ति थे सुरजीत सिन्हा, जिन्होंने सिंहभूमि जिला पर सर्च किया, जिन्होंने बताया कि प्रत्येक गाँव में औसत जातियों की संख्या 6 है। किसी में 7-8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, किसी में 1-2 भी हो सकती है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि पूरा गाँव जो है एक ही जाति से मिलकर बना हो। ये सब चीज़ें भी संभव है। ठीक, तो ग्रामों में ये जाति व्यवस्था है। अगली क्या है, जाति और वर्ग में क्या अंतर है। जाति क्या होता है, वर्ग क्या होता है। जाति, अभी आप लोगों को जाति के बारे में बता दिया गया कि वंशानुगत होता है,
पीढ़ी दर पीढ़ी जाति एक ही जो जन्म लेता है उसी जाति में होता है, वो अपनी जाति नहीं बदल सकता है। ठीक। और वर्ग क्या होता है? वर्ग में मुख्यतः आर्थिक आधार पर बंटवारा होता है। इसमें मुख्यतः गरीब और अमीर वर्ग आते हैं। जैसे कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके पास प्रायः संपत्ति अधिक होगी, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास संपत्ति कम होगी। ये जाति और वर्ग में अंतर है। ठीक। और एक और बंटवारा है इसमें जाति में, शुचिता और दूषिता के आधार पर। ये देखिए लिखा है शुचिता और दूषिता के आधार पर बंटवारा। ये क्या है? शुचिता का मतलब जिनको शुद्ध जातियां माना जाता है, और दूषित जातियां उनको कहते हैं प्रायः जो निम्न वर्ग में आती हैं, जो निचले वर्ग में आती हैं, उनको दूषित जातियां कहते हैं। क्यों दूषित जातियां कहते हैं? उनको प्रायः अछूत माना जाता है, जिनको छू लेने से जिनके अगर किसी चीज को छू लिया जाए तो अपवित्र हो जाती है। ठीक, ऐसा माना जाता था उस समय। शुचिता और दूषिता के आधार पर जाति एवं वर्ग का बंटवारा किया गया है। और जो वर्ग का बंटवारा किया गया है मुख्यतः आर्थिक आधार पर किया गया है। ये शुद्धता या अशुद्धता के आधार पर नहीं किया गया है। अगला देखते हैं इसमें। देखिए हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसमें जो समाज के बारे में बहुत गहराई से नॉलेज नहीं चाहिए होती है, एक बेसिक नॉलेज चाहिए होती है। जैसे समाज काम करता है, समाज पहले आर्थिक आवश्यकताएं अपनी कैसे पूरी करता था उसका बंटवारा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा को समझिए, ये क्या चीज है? जजमानी प्रथा का मतलब ये है कि प्रायः एक गांव में कुछ बड़े किसान वर्ग होते थे। उन किसानों वर्ग की अपनी आवश्यकताएं होती थी, जैसे घड़े की आवश्यकता होती थी, उनको बाल बनवाने के लिए नाव की आवश्यकता होती थी। तो ये सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कुछ लोग होते थे जो किसानों की या बड़े जमींदार वर्ग की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। हाँ, इन दोनों व्यवस्थाओं को मिलाकर जजमानी कहा जाता था। जो जिनकी आवश्यकताएं होती थी उनको जजमान कहा जाता था, और जो आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, जो काम करने वाले होते थे, उनको कहा जाता था कमीन। ठीक, जजमान और कमीन व्यवस्था, इनका अलग अलग नाम था। जैसे कि महाराष्ट्र में इसको बलूतदार कहते थे, जो काम करते थे, जो मुख्यतः मतलब उनको मध्यम और निम्न वर्ग में रखा जाता था। कुछ निम्न वर्ग के काम करते थे, कुछ मध्यम वर्ग के काम करते थे। जैसे बाल बनाने का हो गया, कुम्हार का घड़ा उपलब्ध कराने का काम हो गया, ये सब काम जजमानी व्यवस्था के तहत आता था। ये मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली थी, एक वस्तु का देना दूसरे वस्तु का लेना। जैसे कि कुम्हार घड़ा देता था तो घड़े के बदले में अनाज प्राप्त करता था। ठीक, प्रायः ऐसी व्यवस्था होती थी। लेकिन ये मजदूरी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मजदूरी वंशानुगत नहीं होती। वो बस आपने काम किया, आपका पैसा मिला, वहीं संबंध खत्म। लेकिन जजमानी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। वहां पर काम के बदले पैसा तो दिया ही जाता था, साथ में वंशानुगत चलता था। ऐसा नहीं कि कोई जजमान अपने क्या कहते हैं कमीन को ऐसे ही छोड़ दे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज चलती रहती थी। जब तक वो अगर जजमान छोड़ेगा तो उसका दूसरा जजमान व्यवस्था करके ही छोड़ेगा। और वहीं जो नीचे काम करने वाला है, जिसको जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, जिसको कमीन कहते हैं, अगर वो किसी जजमान को छोड़ रहा है तो किसी दूसरे क्या कहते हैं उस आवश्यकताओं की पूर्ति कराने वाला उपलब्ध कराकर तभी छोड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो बीच में ऐसे छोड़ के जा सकता है। ऐसे नियम से लोग बंधे होते थे और उनको उनका धर्म बताया जाता था कि ये आपका धर्म है, इस चीज की आवश्यकताओं की सबकी पूर्ति कराना ये धर्म है। लेकिन उससे क्या हुआ? देखिए, उससे दो चीज हुई। एक माना कुछ लोग कहा कि ये शोषणकारी व्यवस्था है, इसमें जो लोग काम करते हैं उनकी जितनी क्या कहते हैं कि मतलब मजदूरी होती है उतना भी नहीं दिया जाता है। दूसरा वर्ग ये कहता है कि नहीं, इसमें एक अच्छी व्यवस्था है। क्यों अच्छी व्यवस्था है? व्यवहारिक व्यवस्था है, क्योंकि इसमें सुरक्षा का भाव होता है। जो काम कर रहा है उसको सुरक्षा का भाव है कि प्रत्येक पीढ़ी में हमारा बच्चा भी, हमारी अगली आने वाली पीढ़ी भी उसको काम मिलता रहेगा और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। ठीक। और दूसरा ये कहा जाता था कि वस्तुओं और सेवाओं की अबाधित आपूर्ति होती थी। मतलब कोई वस्तु उत्पादन करता था तो उसको श्योर था कि नहीं, हमें हमारा सामान इनके यहाँ पहुंचाना है, इस जमींदार के यहाँ हमारा इतना सामान जाएगा, और उस जमींदार को लगभग लेना ही पड़ता था उस सामान को। ठीक, तो ये जजमानी प्रथा थी। क्या है? ग्रामों में खाद्य उत्पादक परिवारों और ऐसे परिवारों के बीच जो इन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, इनके बीच चिरस्थायी संबंध बनते हैं, वंशानुगत संबंध। इसी को जजमानी प्रथा कहते हैं। ठीक, ये अच्छा इस मामले में था कि जो सामान अपना बना रहा था, जैसे बढ़ई हो गया, कुम्हार हो गया, नाव बाल बनाने वाला हो गया, ये लोग अपना मतलब जो जजमान होते थे या जो मुख्यतः जमींदार होते थे उनके यहाँ जाकर काम करते थे और इनको वार्षिक तौर पे फसल का कुछ हिस्सा मिल जाया करता था। ठीक, और जजमान मतलब जो जमींदार हुआ करता था उनके लिए फायदे की चीज थी
कि उनको जाकर व्यक्ति ढूंढना नहीं था, उनका फिक्स था कि नहीं ये लोग हैं, उनके काम करने, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे। इनसे नुकसान कई बार छोटे किसानों को होता था, जिससे जिनकी मतलब क्या कहते हैं उत्पादन उतना नहीं था, लेकिन उनके उत्पादन का हिस्सा ठीक ठाक इन लोगों में बढ़ जाता था, इसलिए उनको हिस्सा वार्षिक रूप से कम मिलता था। ठीक। और दूसरा व्यवस्था जिसको शोषणकारी कहा गया, यह कहा गया कि प्रायः जो जमींदार होते थे वो जितना काम करते थे उतनी उतनी मजदूरी तक नहीं देते थे, बहुत कम देते थे। बहुत कम का मतलब साल भर उनसे काम कराते थे और वार्षिक जो उत्पादन है उसमें थोड़ा सा हिस्सा उनको देते थे। तो ये शोषणकारी व्यवस्था थी। अगला है भारतीय ग्रामों में सामाजिक गतिशीलता। ये क्या चीज है? भारतीय ग्रामों में सामाजिक गतिशीलता। गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? गतिशील का मतलब क्या, हमारा समाज आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे गतिशील था। आर्थिक तौर के का मतलब है कि व्यवसायिक रूप से हम जो चीज करना चाहते हैं वो कर सकते थे। मतलब अगर आज हम कुम्हार का काम कर रहे हैं तो कल तेली का काम कर सकते थे कि नहीं? तो हम लोग जानते हैं, इसके बारे में यही देख रहे थे। अभी तक तो ऐसा नहीं था। बहुत कम संभावना थी कि कोई व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जा कूदे। ठीक। आर्थिक तौर पे तो कम थी गतिशीलता, जातिगत तौर पे तो लगभग बिल्कुल नहीं थी। हम एक जाति से दूसरे जाति में प्रवेश नहीं कर सकते थे। गतिशीलता केवल दो मामलों में थी, जिसको विवाह व्यवस्था कहते हैं, वो भी महिलाओं के लिए, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या है कि मतलब कोई उच्च वर्ण में जन्मा पुरुष, उच्च वर्ग मतलब जातिगत स्तर पे जो उच्च सोपान पे है, उसमें जन्मा पुरुष किसी निम्न वर्ग की महिला से विवाह कर ले तो निम्न वर्ग की महिला उच्च वर्ग में शामिल हो सकती थी। इसको अनुलोम विवाह कहते थे। और प्रतिलोम विवाह में कोई उच्च वर्ग की महिला निम्न वर्ग के पुरुष से शादी कर लेती, प्रतिलोम विवाह वो नीचे वर्ग में चली जाती थी। ठीक। तो ये अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के माध्यम से महिलाएं कुछ हद तक उच्च वर्ग में और निम्न वर्ग में जा सकती थी, लेकिन पुरुषों के लिए इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं थी। और प्रतिलोम विवाह को उसमें भी निषेध माना गया है, अनुलोम विवाह को उचित माना गया। ये सब व्यवस्था है, ठीक है ना? ये सब मेरे विचार नहीं है, ये सब यहाँ की व्यवस्था है, सामाजिक गतिशीलता जो पुराने समय में थी। ठीक। देखिए यहाँ लिखा है महिलाओं को अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के माध्यम से मतलब वो एक वर्ग क्रॉस करने की अनुमति थी, जातिगत आधार क्रॉस करने की। दूसरा, एम.एन. श्रीनिवास जाति व्यवस्था को ऊर्ध्वमुख गतिशीलता की प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। ये शब्द समझेंगे हम, संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण मतलब हम किसी दूसरे की संस्कृति को अपना लें। दूसरे की संस्कृति को कैसे अपना सकते हैं? जैसे हम क्या कहते हैं, किसी ऐसे वर्ग, किसी निम्न वर्ग में है, मतलब जातिगत सोपान पे निम्न वर्ग में, और किसी उच्च वर्ग जिसको जातिगत समाज में उच्च वर्ग माना जाता है, उनके क्या कहते हैं, उनके काम को अपना लें, उनके व्यवसाय को अपना लें, उनके पहनावा को अपना लें, उनके क्या कहते हैं कि तौर तरीकों को अपना लें, पूरी तरह से उनकी पूरी संस्कृति को ही अपना डालें। पूरी संस्कृति को अपना लें। धीरे धीरे ऐसे करके कई जातियां जो पहले जनजातियों में आती थी लेकिन वो उच्च वर्ग में चली गई। जैसे एक उन्होंने उदाहरण दिया एम.एस. श्रीनिवास ने, उन्होंने उदाहरण दिया कुर्ग जनजाति का। कुर्ग जनजाति जो कर्नाटक में थी, यह मूल रूप से जनजाति थी, लेकिन बाद में इन्होंने संस्कृतिकरण करके क्षत्रियों का दर्जा हासिल कर लिया। मतलब क्षत्रियों की सारी क्या कहते हैं कि संस्कृति को अपना लिया, उनके क्या तौर तरीकों को, उनके धार्मिक अनुष्ठानों को, उनकी परंपराओं को, सभी को अपना के धीरे धीरे, और चूंकि व्यवसाय में भी ठीक ठाक सफल हो गए, इसलिए वो क्षत्रिय वर्ग में उनको शामिल कर लिया गया। हालांकि ऐसी जगह ऐसी उदाहरण बड़े कम मिलते हैं, लेकिन एक कुछ है इसमें उदाहरण जिसमें संस्कृतिकरण के तहत चीजों को अपना लिया गया है। इसके बाद देखिए, इसके उल्टा एक है विसंस्कृतिकरण। विसंस्कृतिकरण से तात्पर्य यह है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं विसंस्कृतिकरण के तहत निम्न वर्ग में चले जाएं। कैसे होता है? पहले तो बहुत कम था, लेकिन आज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं आरक्षण की मांग करके वो निम्न वर्ग में, मतलब जनरल से ओबीसी में या ओबीसी से एससी में शामिल होना चाहते हैं। ये आज प्राय आधुनिक समाज में देखा गया अपने फायदे के लिए। ठीक ये हो गया। इसके बाद एक और बदलाव तब आया जब ब्रिटिश शासन में भूमि को बेचा और खरीदा जाने लगा। देखिए, ब्रिटिश शासन में भूमि बिक्री योग्य वस्तु के रूप में बदल गई। बिक्री, हाँ देखिए, ब्रिटिश शासन में जब भूमि बिक्री योग्य वस्तु के रूप में बदल गई, मतलब बिक्री होने लगी, तो क्या हुआ, कई लोग शहरों में जाकर थोड़ा पैसा कमाए और क्षेत्र में जाकर बड़े स्तर पर भूमि खरीद लिए। भूमि खरीदने के बाद जमींदार वर्ग में वो भी शामिल हो गए। ठीक, अपना वर्ग के स्तर पे ऊपर आ गए।
इससे क्या हुआ, कुछ हद तक संस्कृतिकरण हुआ और उच्च वर्ग की चीजों को उन्होंने अपना लिया और उच्च वर्ग में शामिल हो गए। यहां से बड़ा बदलाव हुआ जब बिक्री योग्य भूमि मिलने लगी। पहले क्या होता था, भूमि केवल वंश के आधार पे नीचे की तरफ ट्रांसफर होती थी, कोई बिक्री खरीद नहीं होती थी भूमि की। लेकिन अंग्रेजों के समय के बाद भूमि की खरीद बिक्री होने लगी, इसलिए लोगों ने भूमि खरीद कर अपने को उच्च वर्ग में शामिल करने लगे। लेकिन इनसे उन जातियों को फायदा नहीं हुआ जो अछूत में आते थे, जिनको दूषित जातियां कहा जाता था। क्यों नहीं फायदा हुआ? क्योंकि वो कितना भी जमीन खरीद ले, उनको क्या कहते हैं, अछूत ही माना जाता था। वो कितना भी अमीर हो जाए लेकिन उनको अछूत ही माना, तो कभी उच्च वर्ग में शामिल नहीं हो पाए। उनको फायदा तब पहुंचना शुरू हुआ जब आधुनिक राजनीति शुरू हुई, प्रजातांत्रिक राजनीति। ठीक, ये देखिए, प्रजातांत्रिक ढांचे में जब वोट बैंक का कॉन्सेप्ट आया, तब दूषित वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ, क्योंकि उनकी जनसंख्या ठीक ठाक थी। उन्होंने क्या कहते हैं कि अपने वर्ग के व्यक्तियों को, अपने वर्ग के मतलब जो अपने समाज का कल्याण करने की बात करते हैं, उनको वोट दिया। इससे क्या हुआ, उस वर्ग के लोगों का थोड़ा सा उत्थान हुआ, धीरे धीरे चल के उत्थान उनका होता गया। ठीक, तो जो कहा जाता है कि जो जातिगत राजनीति है वो स्पष्ट रूप से अच्छी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कुछ हद तक अगर देखा जाए तो जो जातिगत राजनीति है, जो जातिगत राजनीति का जो मूल कांसेप्ट है कि हम इस वर्ग के जो क्या कहते हैं पिछड़े हुए लोग हैं, उनका हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं, ये तो सही बात है। लेकिन वो तब खराब हो जाती है जब हम अपने लाभ के लिए क्या कहते हैं कि वो उस जो जातिगत समस्या है या उस वर्ग की समस्या है उसको बढ़ावा देकर, या उसकी अन्य समस्या जो समस्या नहीं थी उसको समस्या बताकर, उसको बढ़ावा देकर उच्च वर्ग के खिलाफ भड़काकर अपनी राजनीति को साधते हैं, तब समस्या खड़ी होती है। ठीक, अगली है परिवार व्यवस्था। हाँ, अगली है परिवार व्यवस्था। ठीक, परिवार व्यवस्था क्या है हमारी? देखिए, परिवार व्यवस्था के कुछ निश्चित काम है। पहला, उत्पादन की इकाई के रूप में। दूसरा, बच्चों का सामाजिकरण। तीसरा, व्यक्तियों को स्थायित्व प्रदान करना। स्थायित्व का मतलब वो परिवार में थोड़ा स्टेबल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। अगला क्या है, तनाव परेशानियों का समायोजन। कोई व्यक्ति अगर परिवार में तनाव है तो बाकी लोग मिलकर उसके तनाव परेशानियों कारण को समझ के एक प्रकार से वजन उसका कम कर देते हैं, बड़ा बोझ कम कर देते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें एक और चीज है, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल। मतलब बच्चे जो होते हैं, जैसे बुजुर्ग हैं परिवार में, वो बच्चों की देखभाल कर लेते हैं और बुजुर्गों को भी एक आधार प्रदान हो जाता, आधार मिल जाता है। ठीक, ये फायदा होता है। इसके बाद देखिए, संयुक्त परिवार का सबसे अधिक जो प्रचलन आया वो भूस्वामी वर्ग में आया। भूस्वामी का मतलब मध्यम या उच्च वर्ग के परिवार। इसके पास क्या ठीक ठाक संपत्ति होती थी, आय के पर्याप्त साधन होते थे, संपत्ति और आय के साधन होते थे, इसलिए संयुक्त रूप से एक साथ रह सकते थे। आय की मतलब पारिवारिक आय की या इनकम की कोई समस्या नहीं थी, इसलिए सब लोग एक साथ रह सकते थे और आपस में विवाद होता भी था तो परिवार का मुखिया उससे निपट लेता था। ठीक, लेकिन निम्न वर्ग में भारत में भी पहले से एक संयुक्त परिवार की संख्या नहीं पाई जाती थी। क्यों? क्योंकि निम्न वर्ग का आर्थिक आधार बहुत छोटा होता था, उनकी जो इनकम का जरिया है बहुत कम होता था, और इसलिए थोड़े इनकम के लिए इनकम को बंटवारे को लेकर, आय के बंटवारे को लेकर बहुत झगड़े होते थे, बहुत विवाद द्वंद्व होते थे। इसलिए कभी जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके एकल परिवार पाया जाएगा। मुख्यतः मजदूरी या कोई निम्न वर्ग का ऐसा कार्य करते थे जो मतलब भूस्वामी वर्ग के लिए जरूरी होता था, ऐसा काम करते थे और उनकी आय बहुत कम होती थी, और ऐसी आय में संभव ही नहीं था कि वो संयुक्त परिवार में रह सके। या तो उच्च वर्ग रह पाता था या तो कुछ हद तक मध्यम उच्च वर्ग, जो मुख्यतः भूस्वामी वर्ग होता था। बाद में क्या हुआ, बाद में जो अमीर वर्ग है, जो पैसे वाला, जो क्या कहते हैं बाहर नौकरी पेशा में आ गया, उनके लिए भी संयुक्त परिवार रखना संभव नहीं हुआ। क्यों संभव नहीं हुआ? क्योंकि उनकी आय, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों की आय का स्तर में जमीन आसमान का फर्क है, और दोनों की आय के स्तर में फर्क होने का उनके उसके बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न होना शुरू हो गया। और दूसरी समस्या तब हुई जब एक व्यक्ति क्या कहते हैं ग्रामीण इलाके में रह गया और दूसरा व्यक्ति कमाने के लिए बाहर चला गया, यहाँ चला गया किसी शहर में या बड़े विदेश में चला गया, दूसरे देश में, अमेरिका या पश्चिमी देशों में चला गया। वहां से क्या हुआ, अपने परिवार को वहीं बुला लिया और संयुक्त परिवार की प्रणाली थी धीरे धीरे भंग होने लगी। ठीक, अगला क्या है, देखिए शहरों में भी सबके यहाँ संयुक्त, शहरों में तो और मुश्किल है संयुक्त परिवार की व्यवस्था। शहरों में केवल उन्हीं के लिए मुश्किल नहीं है संयुक्त परिवार जिनकी संपत्ति या आय बहुत ज्यादा है,
इनकम चूंकि बहुत ज़्यादा है तो इनकम को बंटवारे को लेकर, इनकम का इस्तेमाल करने को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद नहीं होंगे। लेकिन निम्न आय वर्ग में या जो मध्यम आय वर्ग है, जो शहरों में रहता है, उसका 90% टाइम काम करने में चला जाता है, काम करने में। इसके बाद उससे जो इनकम प्राप्त होती है, वहाँ का खर्चा इतना अधिक है कि वो अपने एक परिवार का भरण पोषण करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इनकम को बंटवारे को लेकर वहाँ भी समस्या आती है, आय के बंटवारे को लेकर। अगला है सत्ता विभाजन का स्वरूप। सत्ता विभाजन का स्वरूप क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण झगड़ों से या द्वंद्वों से निपटने के लिए कैसी सत्ता थी पहले? हम लोग सब जानते हैं पंचायती व्यवस्था थी। मतलब एक जो परिषद होती थी, जो ग्राम परिषद होती थी, जो ग्रामीण समस्याओं से निपटती थी। इसमें क्या करते थे? लोगों को समझा बुझाकर शांत करती थी। दूसरा तरीका होता था उसको सजा देकर, दांडी काम करके। ठीक। इसके अलावा जाति पंचायत भी होती थी, जो अपने जाति के व्यक्तियों को सजा देती थी अगर कोई वो गलती करते थे तो, जाति को अपमानित करने का काम करते थे तो। ठीक। ये दो प्रकार की परिषद होती थी। आज वो परिषद लगभग भंग हो गई, क्योंकि लोग कानूनी और औपचारिक नियमों का सहारा लेने लगे हैं और इस परिषद को लगभग शून्य मानने लगे हैं। उसका कारण ये भी है कि ये परिषद पुराने नियमों और कानूनों के हिसाब से फैसले देती है। ठीक। और कई बार तो इसमें उच्च वर्ग का प्रभुत्व होने के कारण ये फैसले उच्च वर्ग अपने लाभ के लिए देती है, इसलिए इसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक। आज इतना ही। आगे सामाजिक संरचना के बाद आर्थिक संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक।